नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत में असहयोग आंदोलन के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि असहयोग आंदोलन होने का क्या कारण है। इससे पहले हम यह समझते हैं किसी भी आंदोलन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसकी भूमिका के संबंध में समझना पड़ेगा कि उसकी भूमिका क्या था। उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब क्या वह जो आंदोलन हुआ उसका पृष्ठभूमि क्या था। तीसरी बात, किसी भी आंदोलन का होने का कोई ना कोई कारण होता है, रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि एकाएक कोई आंदोलन शुरू हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला हत्याकांड 1919, भारत शासन अधिनियम, खिलाफत आंदोलन, इसके बाद देखेंगे हम लोग 1 अगस्त 1920, फिर इसके बाद सितंबर 1920, दिसंबर 1920, फिर 5 फरवरी 1922, फिर 10 मार्च 1922। मतलब असहयोग आंदोलन को समझने के लिए हमें इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा। जो इसकी भूमिका क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और इस आंदोलन का होने का कारण क्या है। रॉलेट एक्ट क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, 1919 भारत शासन अधिनियम। 1919 भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन का क्या योगदान है इस आंदोलन में। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, सितंबर 1920 को क्या हुआ था, दिसंबर 1920 क्या हुआ था, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, और 10 मार्च 1922 को क्या हुआ। तो इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका। तो असहयोग आंदोलन जो है उसकी भूमिका को समझने के लिए हम लोग यह कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय स्तर पर यह एक पहला जन आंदोलन था। मतलब क्या, गांधी जी जब भारत आए, 1915 ईस्वी में, और 1915 में आने के बाद 1 वर्ष तक गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उनके कहने के उपरांत महात्मा गांधी को बोला गया गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा कि जो तुम, मतलब क्या महात्मा गांधी जी को, तुम 1 वर्ष तक यदि भारत के राजनीति में रहना चाहते हो तो तुम 1 वर्ष तक मुंह बंद करके, आंख और कान खोल करके तुम इस भारत का भ्रमण करो। और महात्मा गांधी उनकी बातों को फॉलो करते हुए उन्होंने यह ऐसा ही काम किया। 1917 में, 1918 में, 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया, जो बिहार के चंपारण जिला में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो नील विद्रोह मतलब क्या नील की खेती के लिए हुआ, और जिससे 3 कठिया प्रथा भी कहते हैं। 3 कठिया प्रथा का मतलब यह हुआ 3/20। तो इस आंदोलन में और महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था। लेकिन यह जो आंदोलन था यह जन आंदोलन ना होकर यह एक क्षेत्रीय आंदोलन था। क्षेत्रीय आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि बस वहां के लोकल, मतलब क्या सिर्फ चंपारण के किसानों के उत्थान के लिए किया गया यह आंदोलन था। दूसरा आंदोलन था महात्मा गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। वहां क्या हुआ, तो बीमारी फैल गई और मिल मालिकों के द्वारा जो मजदूर था, जो श्रमिक था, उन्हें वेतन, उन्हें पेंशन नहीं दिया जाता था। तो इस कारण से महात्मा गांधी को वहाँ अनसुईया बेन वहाँ पर महात्मा गांधी को निमंत्रण दिए थे आने के लिए अहमदाबाद में। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भी महात्मा गांधी अहम भूमिका निभाए, जो आंदोलन 1918 में हुआ था। इसके बाद क्रम से देखें हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे सी मतलब चंपारण, ए मतलब अहमदाबाद, के मतलब खेड़ा, केक, ये तो हम बोल सकते हैं केक। इसका ट्रिक हम बोल सकते हैं क्रमबद्ध बोलेगा जब आपको
कि महात्मा गांधी के शुरुआती आंदोलनों का क्रम बताइए आप। तो हम इसका ट्रिक बना लेंगे केक। सी मतलब चंपारण, ए मतलब अहमदाबाद, के मतलब खेरा। पहले कौन सा हुआ? तो चंपारण 1917। अहमदाबाद कब हुआ? 1918। और खेरा कब हुआ? तो यह भी हुआ 1918। यह आंदोलन था किससे संबंधित? तो यह आंदोलन था किसानों से संबंधित। यह आंदोलन था किससे? तो मजदूरों से संबंधित। और खेरा आंदोलन जो था यह भी था किससे संबंधित? तो यह भी था किसानों से ही संबंधित। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलनों में प्रथम चरण में उनके द्वारा यह 3 आंदोलन था। लेकिन इसमें से कोई भी आंदोलन जन आंदोलन नहीं था। मतलब क्या? अखिल भारतीय स्तर पर इन तीनों में से किसी भी आंदोलन में पूरे भारतवर्ष के लोगों ने भाग नहीं लिया। यह सब का सब क्या था? तो यह तीनों का तीनों आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था, यह तीनों का तीनों आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन ही रह गया, क्योंकि यह क्षेत्रीय मुद्दा पर यह लड़ा गया। उसके बाद तो भूमिका में हम क्या बोलेंगे? भूमिका में हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर यह पहला जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन में देश के गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल, पंचायत, छात्र, वकील, गरीब, मजदूर, किसान, पूंजीपति, शिक्षित, मतलब क्या सभी वर्गों के द्वारा इस आंदोलन में भाग लिया गया, इस आंदोलन में हिस्सा लिया गया। तो यह इसका हो गया एक तरह से भूमिका। दूसरा था क्या? हम लोग का पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि के संबंध में समझना है। तो सबसे पहले था पृष्ठभूमि में हम लोग समझेंगे खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है वह अतातुर्क मतलब क्या ब्रिटेन के द्वारा तुर्की मतलब क्या तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पास मतलब क्या वहाँ के जो राजा थे उन्हें खलीफा कहा जाता था, वहाँ के शासक खलीफा कहा जाता था। और ब्रिटेन के द्वारा मतलब क्या ब्रिटिश राजा के द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि खलीफा के पद को छीन लिया गया, जिस कारण से तुर्की के मुसलमान में तो विद्रोह था ही, और वहाँ के आंदोलन के कारण हिंदुस्तान के भी भारत के भी मुस्लिमों में इसका विरोध प्रकट किया गया। क्या? तो यह नहीं होना चाहिए, खलीफा पद नहीं लेना चाहिए। तो इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को देखते हुए गांधी जी इस आंदोलन में कूद पड़े। कहने का क्या मतलब है? इस वर्किंग कमेटी में खिलाफत कमेटी का जो अध्यक्ष है वह महात्मा गांधी जी को ही बना दिया गया। खिलाफत कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में ही महात्मा गांधी जी पहली बार असहयोग शब्द का प्रयोग किए थे। एक बात याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो असहयोग शब्द है वह कांग्रेस के मंच पर प्रयोग नहीं किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग जो शब्द है वह खिलाफत कमेटी के बैठक में प्रयोग किया गया। हमें यह भी याद रखना। कौन सा शब्द? तो असहयोग शब्द। खिलाफत कॉन्फ्रेंस कमेटी का जो बैठक हुआ, उस बैठक में गांधी जी के द्वारा पहली बार असहयोग शब्द का प्रयोग किया। क्या? कि यदि ब्रिटिश नहीं मानते हैं तो मैं मतलब क्या हम सब मिलकर असहयोग करेंगे। असहयोग का मतलब क्या? ब्रिटिश के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो हिस्सेदारी होती है, उसमें हम लोग भाग नहीं लेंगे, उसके में क्या करेंगे? अवहेलना करेंगे, असहयोग करेंगे। इस बात का चर्चा महात्मा गांधी खिलाफत कॉन्फ्रेंस कमेटी के सभा पटल पर किए थे। हुआ क्या था? महात्मा गांधी का यहाँ पर दूरगामी सोच था। महात्मा गांधी का दूरगामी सोच यह था, महात्मा गांधी इस आंदोलन में इसलिए नहीं कूदे कि उन्हें मुस्लिमों से कोई फायदा था, इसलिए कूदे वो इस आंदोलन में, वह चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता हो। मतलब क्या? यदि आज हम मुस्लिम के आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे तो मुस्लिम भी हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि मुस्लिमों को अपने इधर करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए गांधी जी के द्वारा यह कदम उठाया गया। दूसरा घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है? तो उससे पहले रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला एक कानून अंग्रेज के द्वारा भारत भेजा जाता है। सर सिडनी
रॉलेट की अध्यक्षता में इसका निर्माण होता है। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक कानून बनाया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि सिर्फ शंका मात्र पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। उसके लिए कोई दलील नहीं दी जाएगी, कोई वकील नहीं होगा और ना ही उसके लिए कोई अपील की जा सकती है। इतना हार्ड कानून था। तो इस कानून के विरोध में पंजाब के अमृत शहर में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों विद्रोहियों द्वारा, मतलब क्या ये दोनों पंजाब के एक बड़े नेता के रूप में ये दोनों थे, तो इन दोनों के द्वारा इस रॉलेट एक्ट का पुरजोर तरीका से विरोध किया गया। और इस विरोध के कारण अंग्रेजों के द्वारा इन दोनों बंधुओं को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, एक मुस्लिम बंधु थे और एक हिंदू थे। सैफुद्दीन किचलू मुस्लिम, सतपाल जी यह हिंदू थे। इन दोनों को पंजाब से अरेस्ट करके हिमाचल प्रदेश भेज दिया गया, मतलब क्या हिमाचल प्रदेश रखा गया। और इसी समय महात्मा गांधी जी को वहां पर आने के लिए निमंत्रण दिया गया। महात्मा गांधी जैसे ही वहां के लिए प्रस्थान किए तो हरियाणा के करनाल में महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इन सभी घटनाओं से आहत होकर वहां के नेताओं के द्वारा, वहां के आपसी लोगों के द्वारा जालियांवाला बाग एक जगह है, उस जगह पर एक बैठक बुलाई गई। बैसाख की वहां पर मेला भी था, उसी दिन मेला भी था। और उस मेला में जब यह सभा बैठक कर रही थी तो जनरल डायर जो अंग्रेजी सेना नायक थे, उनके द्वारा एकाएक पहुंचकर वहां पर मात्र 3 मिनट का समय दिया था। 3 मिनट में आप लोग इस बाग को खाली कर दीजिए। लेकिन इतिहासकार यहाँ तक बोलते हैं कि 3 मिनट से कम समय में ही जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। और तब तक गोलियां चली जब तक हथियार से कारतूस खत्म नहीं हो गई। लगभग 1200-1300 आदमी मारे गए, बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी मारे गए। इसके जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा बहुत मांग किया गया भारतीयों द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा दिखावा करने के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया गया और जिसने अपना रिपोर्ट पेश किया। किसके लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। उसमें कुल कितने मेंबर थे? 8 मेंबर थे, यह याद रखेंगे। 3 भारतीय थे। कौन? तो सीतलवाड़, चीमनलाल और सुल्तान अहमद, यह 3 भारतीय उसके सदस्य थे। उसके रिपोर्ट को भारतीयों ने संतुष्ट पूर्वक नहीं लिया, तो भारतीयों द्वारा एक रिपोर्ट बनाया, कमेटी बनाया गया, तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेंबर, महात्मा गांधी मेंबर और अन्य कुछ सदस्य उसके सदस्य थे। तो इन लोगों ने उसका रिपोर्ट दिया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा था 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम जिसको बोलते हैं। 1919 भारत शासन अधिनियम की भी कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, उससे भी भारतीय क्या थे? असंतोष थे। तो इन सभी आधारों पर यह सब हुआ क्या? तो असहयोग आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार करने में यह सब बेसिक पॉइंट हुआ। मतलब क्या? इन सभी आधारों को बेस बनाकर महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो हम लोग भूमिका और पृष्ठभूमि देखें। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले सितंबर 1920 में क्या होता है। सितंबर 1920 में क्या होता है? तो इसमें सितंबर 1920 में L. रॉय, लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? तो यह विशेष अधिवेशन जो है यह कलकत्ता में यह विशेष अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाल बालपाल में से लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता इस अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग नामक प्रस्ताव लाया जाता है। असहयोग नामक प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो गांधी जी के द्वारा। किस कांग्रेस के अधिवेशन में? तो 1920 विशेष अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाली अधिवेशन में इस अधिवेशन में लाया जाता है। और
जब यह प्रस्ताव लाया जाता है जी, मतलब कि क्या गांधी जी के द्वारा, तो इस प्रस्ताव को उस समय C.R. दास, MMM मतलब मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, इन 3-4 व्यक्तियों के द्वारा गांधी जी के द्वारा जो असहयोग प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव का क्या किया जाता है, तो उस प्रस्ताव का विरोध किया जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिए इस बात को कि इतिहास जब पढ़िए, हिस्ट्री, तो उसे रट्टा मारने के बजाय आप उसको समझने का प्रयास करें। भले ही हम लिखते कम हैं, लेकिन हम जिस बात को बोल रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुने और आप समझने का आप ऐसा प्रयास कीजिए, इमेजिन करने का, कि लगे कि हाँ हम खुद असहयोग आंदोलन करवा रहे हैं। तब आपको क्या होगा, माइंड में एक ग्राफ बन जाएगा, और जब ग्राफ बन जाएगा किसी भी आंदोलन का या किसी भी टॉपिक का, तो आपके सामने किसी भी प्रकार का प्रश्न रख दिया जाए, आप उसमें अच्छा से अच्छा उस प्रश्न को आप लिख के आएंगे आप। तो इतिहास जो है टफ सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही वो हल्का सब्जेक्ट है। यदि आप उसको इमेजिन करके खुद में आपको फीलिंग करके आप यदि आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए सबसे इजी विषय है इतिहास। इससे क्या हो कि आपको याद, हाँ भले ही आपको ईस्वी याद नहीं हो, लेकिन पूरा जो उसका ग्राफ है वह ग्राफ आपको याद हो जाएगा, और जब ग्राफ याद होगा तो आपका एक बेस पॉइंट मजबूत हो जाएगा। तो आपको बस एग्जाम से पहले सरसरी निगाहों से एक बार उसके ईस्वी को, उसके डेट को देखना है, और जैसे ही आपके अंदर पूरा ग्राफ तैयार है, तो डेट देखने में आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट, और पूरा एक साथ पूरे आंदोलन का, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के आंदोलन का आप ईस्वी आप एक बार में याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, और सहयोग प्रस्ताव लाया गया, जिसका विरोध सबसे प्रमुख नेता C.R. दास, चिरंजन दास, जिन्हें देश बंधु भी कहा जाता है, जो सुभाष बाबू के राजनीतिक गुरु भी इन्हें बोला जाता है, C.R. दास को। मदन मोहन मालवीय, MMM, ये बाबू साहब BHU के संस्थापक इन्हें माना जाता है। मदन मोहन मालवीय जी को BHU का संस्थापक माना जाता है, और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था, और 1916 में ही महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भारत में जन भाषण दिया गया। पहला जन आंदोलन और सहयोग, पहली बार जन भाषण, तो BHU के शिलान्यास समारोह में 4 फरवरी 1916 को गांधी जी के द्वारा दिया गया। यह भी याद रखेंगे। 4 फरवरी से एक चीज और याद रखेंगे, 4 फरवरी मतलब विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। अब क्या हुआ, यहाँ पर विरोध हुआ। विरोध होने के बावजूद भी यह प्रस्ताव यहाँ से पास माना गया। विरोध इन्होंने किया, लेकिन इनके विरोध करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे समर्थक थे गांधी जी के, जिनके बलबूते गांधी जी इस प्रस्ताव को इस अधिवेशन से पास करवा लिया। इसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नागपुर अधिवेशन। जिसे हम लोग बोलते हैं नागपुर अधिवेशन। राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। मतलब क्या, नागपुर अधिवेशन जो होता है 1920 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष राघवाचारी थे। और इस अधिवेशन में देखिए C.R. दास जो सितंबर 1920 अधिवेशन में और सहयोग प्रस्ताव के विरोध करने वाले व्यक्ति थे, आज वही व्यक्ति आज इस अधिवेशन में उस प्रस्ताव को लाएंगे। मतलब क्या, एक समय ऐसा रहता है जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका आलोचना करने वाला बहुत सारा व्यक्ति होता है, और ऐसा बोला भी गया है, उपलब्धियां और आलोचना यह दोनों एक दूसरे के पूरक, मतलब एक तरह से एक दूसरे के मित्र हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपका आलोचना भी होगा, लेकिन आलोचना से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यदि आप बीच में ही किसी के आलोचना से यदि आप घबरा गए, तो आप निश्चित है कि आप हार गए,
और जैसे ही आप हार गए मतलब आपका पतन शुरू हो गया। तो इसलिए जितनी अधिक आपकी आलोचना हो आपके अंदर उतनी अधिक निखार आनी चाहिए। वही बात यहाँ पर होता है। सितंबर 1920 में सी.आर. दास तो इस आंदोलन का विरोध किए थे, इस प्रस्ताव का ही विरोध किए थे, लेकिन आज वही सी.आर. दास, वही चित्तरंजन दास जी उस प्रस्ताव को खुद अपने हाथों से प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक समय था जब उन्होंने गांधी जी का आलोचना किया, लेकिन जब देखे कि नहीं अब यही रास्ता है तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। तो यहाँ पर इस प्रस्ताव को किसके द्वारा लाया जाता है, सी.आर. दास के द्वारा यहाँ पर यह प्रस्ताव लाया जाता है। और उसके बाद यह प्रस्ताव यहाँ से सर्वसम्मति से क्या माना जाता है, पारित कर दिया जाता है। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के साथ साथ कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन था। अब आता है 1 अगस्त 1920 क्यों हम लोग बोलते हैं, जबकि पास हुआ सितंबर 1920 और दिसंबर 1920 में, तो 1 अगस्त 1920 का चर्चा क्यों करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनौपचारिक घोषणा किया गया, लेकिन आकस्मिक घटना क्या घटा, तो बहुत बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी, जिनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हो गई, जिस कारण से उनके शोक सभा में डूबने के कारण इस आंदोलन को या इस आंदोलन का जो डेट है वो आगे बढ़ा दिया गया है। क्योंकि एक तरफ शोक सभा और एक तरफ आंदोलन करना यह कहीं से भी औचित्य नहीं था, इस कारण से इस आंदोलन का डेट आगे बढ़ा दिया गया। तो नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ, इस आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह पारित हो गया। नागपुर अधिवेशन में और क्या हुआ, तो नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की संविधान में भी बदलाव किया गया और महात्मा गांधी जी का यहाँ पर सुझाव दिया गया कि कांग्रेस के जो सदस्यों की जो संख्या है वह अब व्यापक स्तर पर बढ़ाना चाहिए। मतलब कि गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे, स्थानीय स्वशासन के स्तर पे, स्कूल स्तर पे, कॉलेज स्तर पे जाके इसमें सदस्यों को जोड़ना चाहिए, जिससे क्या हो, इसके सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हो, व्यापक स्तर पर हो, जिससे आंदोलन चलाने में सहूलियत हो, आंदोलन चलाने में मदद मिलेगी। तो 1920 के अधिवेशन में 1-2 और प्रमुख कार्य हुआ क्या, तो कांग्रेस के संविधान में बदलाव हुआ और इसी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा यह बात बोला गया कि जो इसमें सदस्यों की संख्या है उसकी संख्या व्यापक स्तर पर बढ़ाई जाए। व्यापक स्तर बढ़ाने मतलब क्या, निम्न स्तर से भी सदस्य को इसमें जोड़ा जाए। तो यह तो हुआ किसकी घटना, नागपुर अधिवेशन की। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। अब गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो गांधी जी इस आंदोलन में सबसे पहले उनके द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाता है। स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाता है। गांधी जी के द्वारा 1 वर्ष के भीतर, गांधी जी यह बोलते हैं कि जो 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। गांधी जी के द्वारा यह लक्ष्य रखा जाता है कि 1 वर्ष के भीतर जो है हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 1 वर्ष के बाद स्वराज की जो मांग की जो बात कहते हैं या गांधी जी इस आंदोलन को अहिंसा, मतलब कि गांधी जी का सत्य और अहिंसा ही उनका 2 सूत्र रहता है। इसी सूत्र पर, अहिंसा के सूत्र पर ही गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। तो गांधी जी के द्वारा बोला गया कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। इस आंदोलन के दरमियान गांधी जी इस आंदोलन के दरमियान, क्योंकि गांधी जी जब भारत आए थे तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो गांधी जी जैसे ही भारत आए तो गांधी जी ने भारतीयों को प्रेरित किया कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और भारतीय सैनिक अंग्रेजी सैनिक में बहाल होइए और अंग्रेज का सपोर्ट कीजिए, हमें ब्रिटेन को जिताना है। तो इस कारण से क्या हुआ, ब्रिटिश गांधी जी से खुश हुए
और ब्रिटिश के द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई? तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, जिस उपाधि को, जिस तमगा को महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन के दरमियान वापस कर दिया। केसर ए हिंद की उपाधि किसने वापस किया? महात्मा गांधी। कब? तो असहयोग आंदोलन के समय। महात्मा गांधी के सहयोगी थे घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला जी भी अपनी उपाधि राय बहादुर की उपाधि को क्या किए? तो राय बहादुर की उपाधि को घनश्याम दास बिरला भी वापस कर दिए। मतलब क्या? जितने भी बड़े बड़े नेता थे जिन्हें उपाधि, सम्मान, तमगा, नाम, उपनाम जो भी मिला था वह सभी व्यक्ति वापस करना शुरू कर दिए। गांधी जी ने आह्वान किया, यह जो आंदोलन है यह जन आंदोलन है, इसमें सभी लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। स्कूल के छात्रों स्कूल छोड़कर इस आंदोलन में आइए, कोर्ट छोड़कर वकील इस आंदोलन में आइए, मजदूर आइए, किसान आइए, माता आइए, बहनें आइए, मतलब क्या महिलाएं भी इस आंदोलन में भागीदारी लीजिए। मतलब क्या गांधी जी इस आंदोलन के दरमियान, इस आंदोलन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भावना जागृत कर रहे थे। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भावना जागृत कर रहे थे। मतलब क्या? बच्चा बच्चा के हृदय में, वकील के हृदय में, महिलाओं के हृदय में, गांव के लोगों को हृदय में राष्ट्रीयता समा जाए कि हमें अब स्वतंत्रता चाहिए, हमें अब स्वराज्य चाहिए। इस कारण से हमें इस आंदोलन में भागीदार बनना चाहिए, क्योंकि गांधी जी, बापू ने 1 वर्ष का समय लिया है और क्या पता यदि हम लोग भाग लेंगे और 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज्य मिल जाए। तो बहुत सारे व्यक्ति स्कूल छोड़ दिए, वकील कोर्ट का उल्लंघन किए, कोर्ट नहीं गए, सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी सरकारी दफ्तर जाना बंद कर दिए, और ये सभी के सभी व्यक्ति इस आंदोलन में, गांव गांव के लोग इस आंदोलन में कूद पड़े। यह जो आंदोलन है उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण पश्चिम भारत में फैल गया और व्यापक स्तर पर यह आंदोलन फैल गया। अब हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या है। कार्यक्रम सकारात्मक, सकारात्मक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीयता भावना। राष्ट्रीयता भावना। दूसरा अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन। तीसरा स्वदेशी पर बल देना। स्वदेशी पर बल देना। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या था? आंदोलन के दौरान आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो आंदोलन के कार्यक्रम को हम लोग इस प्रकार देखेंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक कहने का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि निगेटिव, नकारात्मक कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि अंग्रेज को असहयोग करना है, और सकारात्मक कहने का मतलब है कि जो महात्मा गांधी यह सोच रहे थे और यह सही सोच भी थी कि हमें हिंदू मुस्लिम के सभी धर्मों को हमें एक साथ लेकर चलना है। तो इसके कारण उन्होंने, महात्मा गांधी ने सकारात्मक पक्ष में सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो देश की जो स्वराज्य की जो प्राप्ति है इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब सभी धर्मों का इसमें योगदान होना चाहिए। कोई यह ना सोचे कि जो हम मुस्लिम हैं तो हम नहीं करेंगे, हम हिंदू हम नहीं। और महात्मा गांधी का प्रयास वह सफल भी रहा, मतलब क्या हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने सबसे पहले जोर दिया। दूसरी बात अस्पृश्यता का विरोध, मतलब अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन। इस आंदोलन में और इस आंदोलन के दरमियान अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन भी चलाया गया। कहने का मतलब ये क्या है
जो ब्राह्मण मतलब क्या उच्च कास्ट के जो उच्च वर्ण के जो व्यक्ति थे वह निम्न वर्ण के व्यक्तियों के साथ घृणा करते थे। मतलब क्या, जैसे उच्च वर्ग का व्यक्ति SC ST या जो भी हो उनके साथ जो घृणा करते थे, इसको भी इसमें मिटाया गया। कहा गया कि हम सब सबसे पहले भारतीय हैं, सबसे पहले भारतीय हैं और हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है इस अंग्रेज से स्वराज की प्राप्ति करना। इसलिए कोई एक दूसरे से भेदभाव ना करे, छुआछूत ना करे। अस्पृश्यता का उल्लेख भारतीय संविधान में भी किया गया है। आपको पता होगा फंडामेंटल राइट में सर्वोच्च स्थान दिया गया अस्पृश्यता को। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के संबंध में बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक तरीका से व्याख्या किया गया है अस्पृश्यता के संबंध में। स्वदेशी पर बल देना, स्वदेशी बल देने का मतलब यह हुआ कि चरखा चलाइए आप, सूत बुनिए आप, मतलब क्या जो स्वदेशी वर्ग है आप उस पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए और आप वह कार्य अधिक से अधिक कीजिए। दूसरी बात, नकारात्मक पक्ष में क्या था महात्मा गांधी का, सो देखिए। नकारात्मक पक्ष में था सबसे पहला सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना। मतलब क्या, जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन सभी से छात्रों उसका बहिष्कार करो, स्कूल जाना बंद करो, कॉलेज जाना बंद करो और इस आंदोलन में भाग लो। मतलब क्या, एक तरफ से आप कह सकते हैं स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों के हृदय में राष्ट्रीयता भावना भी जागृत कर रही थी यह आंदोलन। दूसरा, चुनाव का बहिष्कार। आप सबको पता होगा 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लाल अधिनियम के तहत 1923 में केंद्र में और प्रांत में चुनाव होने वाला था, जिस चुनाव में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। मतलब क्या, हम अंग्रेज के सत्ता में सत्ताधारी उसका सहयोगी नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे ही हम सत्ता लेंगे तो हम उसके सहयोगी हो जाएंगे और सहयोगी होने के बाद हम उससे स्वराज की मांग नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या, जो मेरा मुख्य मोटो है उस पर से मेरा ध्यान हट जाएगा। इस कारण से किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेगा, कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में सत्ता में भागीदारी नहीं बनेगा। तो हुआ क्या, कांग्रेस में भी 1922 गया अधिवेशन में फूट पड़ा, मतलब क्या विवाद हुआ, जिसके कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसमें पटेल बाबू के भाई साहब विट्ठल भाई पटेल भी मेंबर थे। इन सभी ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से और इन सबों ने मिलकर एक स्वराज नामक पार्टी बनाई, जिस पार्टी ने इस चुनाव में 1923 के चुनाव में भाग लिया और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा सीट भी उन्हें मिला। लगभग 42 सीट उन्हें 101 सीट में से प्राप्त हुआ और विट्ठल भाई पटेल तो सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष तक बन गए। लेकिन इनका क्या था असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य कि हमें अंग्रेजों का सत्ताधारी नहीं बनना, हमें चुनाव में नहीं भाग लेना है, किसी भी परिस्थिति में चुनाव का बहिष्कार करना। तीसरा था विधानमंडल का बहिष्कार करना। मतलब कि लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी विधानमंडल था सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, इनका हमें विरोध करना है, इनमें हमें नहीं जाना है, इनमें हमें, इनके बैठकों में हमें हिस्सा नहीं लेना है। चौथा था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। हमें अधिक से अधिक, क्या बोले थे, स्वदेशी पर बल देना। अधिक से अधिक, जो मोदी जी भी कर रहे हैं कि जो अधिक से अधिक हम स्वदेशी बल दें। आत्मनिर्भर योजना क्यों निकाले मोदी जी, बस यही रीजन है कि हम अधिक से अधिक खुद सक्षम बने, अपने उपभोग, जितना भी हम उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उन सभी वस्तुओं का निर्माण हम खुद करें। इससे क्या हो कि विदेशों पर हम कम निर्भर रहेंगे और मेरा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो यह सब चीज महात्मा गांधी पहले ही सोच लिए थे। मोदी जी या कोई भी राष्ट्र नेता जो अब सोचेंगे, वो अब गांधी जी बहुत दिन पहले सोच चुके थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था स्वदेशी पर बल देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। मतलब कि अपना वस्त्र पहनो, खादी वस्त्र पहनो, खुद से सूत बना, सूत काट कर वस्त्र बनाओ और उसका प्रयोग करो, चरखा से वस्त्र बनाओ और उसका प्रयोग करो, लेकिन विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। उपाधियों को लौटाना, सम्मान को लौटाना। जिन जिन व्यक्तियों को जो तमगा मिला, उपाधि मिला, सम्मान मिला है, राजा को महाराजा की उपाधि दी गई, सम्मान दिया गया, कुछ व्यक्तियों को राय बहादुर की उपाधि दी गई, कुछ व्यक्तियों को केसर हिंद की उपाधि दी गई। इन सभी व्यक्तियों से यह आग्रह किया गया कि इन सब को अब हम लोग मिलकर त्याग करें, क्योंकि हम लोगों का अंग्रेज का एक भी चीज हम लोगों को नहीं लेना है। छठी बात, भू राजस्व से मना करना। मतलब क्या बोला गया, किसानों को आप लोग कर नहीं दीजिएगा। अब
क्योंकि कर दीजिएगा तो अंग्रेज का मन बढ़ेगा, उसका आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग कर जैसे ही नहीं दीजिएगा उसका आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी और वह निश्चित है वह झुकेगी। तो क्या हुआ, किसानों को कर देने से मना किया गया। ताड़ियों की दुकान पे भी धरना दिया गया। कोर्ट का बहिष्कार करना, कोर्ट का बहिष्कार कौन करेगा, वकील करेगा। तो यह बोला गया कि वकील जो है वह कोर्ट का बहिष्कार करें और कोर्ट ना जाकर वह इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें और इस आंदोलन को एक अच्छा आंदोलन के रूप में निर्धारित करें। इस आंदोलन का जो विस्तार है वह सामाजिक स्तर पर भी था। सामाजिक स्तर पर कहने का मतलब यह है कि इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब कि जितने भी धर्म थे सभी धर्मों के व्यक्तियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, शफुद्दीन किचलू हो या महात्मा गांधी हो या मोहम्मद अली, मतलब कि जितने भी थे सभी धर्मों के व्यक्ति, गांव के व्यक्ति, भूमिपति, पूंजीपति, किसान, छात्र, मजदूर, सभी वर्गों के द्वारा इस आंदोलन में भाग लिया गया। सामाजिक विस्तार इसका यह हुआ। क्षेत्रीय विस्तार इसका जब हमसे पूछे तो हम बोलेंगे इसका क्षेत्रीय विस्तार मतलब क्या, यह जो आंदोलन था किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं रह गया। इस आंदोलन का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण पश्चिम भारत में भी इसका विस्तार रहा और यह आंदोलन एक व्यापक रूप में चला। इसी आंदोलन के दरमियान लगभग 3000 किसानों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। 3000 किसानों, किसी किसी बुक में गोली भी लिखता है कि गोली चलवाया गया, किसी किसी बुक में लाठीचार्ज। तो जो भी घटना हो, 3000 किसानों पर जो यह घटना घटित हुआ उस घटना के विरोध में किसानों के द्वारा जो एक्शन लिया गया वह एक्शन चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कांड यह कब हुआ, तो चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922। इस घटना में होता क्या है, एक थाना में आग लगा दिया जाता है और उस थाना में जो आग लगा दिया जाता है उस आग लगने के कारण उस थाना में जो उपस्थित 22 पुलिसकर्मी रहते हैं वह मर जाते हैं। 1922 में घटना हुआ और मरते भी कितने हैं, बस 22 पुलिसकर्मी मरते हैं। इसके सुबह मतलब कि इस घटना के अर्ली मॉर्निंग महात्मा गांधी इस घटना से आहत होते हैं और महात्मा गांधी के द्वारा इस घटना के विरोध में उत्तर दिया जाता है और गांधी जी बोलते हैं यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेरे द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो अहिंसा के बल पर था, यह आंदोलन हिंसा के बल पर किया गया जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कब किया गया, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और 12 फरवरी को आप लोग पता होगा गुलाब दिवस भी मनाया जाता है। तो 12 फरवरी को जो भी यह आंदोलन स्थगित किया गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस आंदोलन को बंद करने के लिए यह कोई आधार नहीं था, यह तो बस एक बहाना था। गांधी जी के पास और कोई बहाना नहीं मिला, वैसे भी यह आंदोलन बंद ही हो जाती। यदि यह घटना नहीं भी घटती तो भी इस आंदोलन का स्थगित होना तय था, लेकिन गांधी जी के पास एक अच्छा मौका मिल गया और वह इस मौका को भुना बैठे। उनके द्वारा इस मौके का फायदा उठाया गया और उन्होंने ऐसा रीजन दिया कि यह हिंसा पर आधारित आंदोलन था और हिंसा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। कारण क्या था, गांधी जी का जो आंदोलन था वो अहिंसा के बल पर था और कोई भी आंदोलन जो शांति से होता है, जो सिर्फ हड़ताल के बल पर हो, वह लंबे समय तक कभी भी नहीं टिक सकता है, यह निश्चित है। तो गांधी जी के द्वारा जो 1 वर्ष का जो बोला गया स्वराज, वह तो कहीं दिख नहीं रहा था। तो धीरे धीरे इनकी बातों पर से जनता का विश्वास कम होने लगा। जो 1 करोड़ जनता जो इस आंदोलन में जो हिस्सा ले रही थी उनकी संख्याओं में धीरे धीरे गिरावट आता गया और गांधी जी इस चीज को भांप गए क्या कि यदि अभी इसका फायदा उठाकर आंदोलन को स्थगित नहीं किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा जो एक भी आदमी इस आंदोलन में रहेगा ही नहीं। और सोचिए थोड़ा सा कि जब आंदोलनकर्ता के साथ आंदोलन में कोई आदमी नहीं रहे और तब मजबूरन उसे आंदोलन को बंद करना पड़े तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। गांधी जी इस बात को पहले ही समझ गए थे और इससे बचने के लिए उन्होंने
इसका रीजन दिया क्या, तो यह हिंसा पर आधारित घटना था, इस कारण से हम असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। और असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के बाद बहुत सारा प्रतिक्रिया भी आया, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। नकारात्मक में कौन बोलेगा, जो इनके विपक्ष में होगा, जैसे CR दास जी थे, मदन मोहन मालवीय थे, तो ये सब। और इनके पक्ष में कौन थे, गांधीवादी नेता जिसको बुलाता है डॉक्टर राजेंद्र बाबू, पटेल बाबू, सी राजगोपालाचारी। तो CR दास या जो भी इनके विपक्ष में रहते हैं वो सब बोलते हैं कि गांधी जी आप एक चीज बतलाइए, इस आंदोलन को आपने स्थगित क्यों किया। तो आप जो बोल रहे हैं कि यह हिंसा है, यह कैसी हिंसा है, या तो ब्रिटिश जो हिंसा करे उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमारे इतने लोगों को मारा, हमने तो बस सिर्फ 22 व्यक्ति को मारा है, यह तो कोई हिंसा था ही नहीं। और आपने जो कहा था कि 1 वर्ष के अंदर हम स्वराज दिलवाएंगे, वो कहाँ है स्वराज, क्या मिला स्वराज, स्वराज की तो कहीं कोई झलक भी नहीं आ रही है। तो आपने क्या बोला और क्या किया, और आपके ऊपर जनताओं का विश्वास उठ रहा है गांधी जी। तो जो इनके पक्ष में थे, मतलब क्या, गांधीवादी नेता राजेंद्र बाबू, पटेल बाबू, राजगोपालाचारी, उनके द्वारा कथन दिया गया कि गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया यह अहिंसा के बल पर था, और अहिंसा के बल पर जो आंदोलन शुरू किया है वह शुरू किया था किस आधार पे, संघर्ष विराम संघर्ष। मतलब क्या, पहले एक बार खूब हल्ला कर लीजिए, फिर चुपचाप बैठ जाइए 10 दिन, फिर हल्ला कीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर हल्ला कीजिए, फिर बैठ जाइए। मतलब क्या, पहले संघर्ष करेंगे, फिर चुपचाप बैठ जाएंगे, आराम कर लेंगे, फिर संघर्ष करेंगे। इस आधार पर गांधी जी का आंदोलन किया गया। दूसरी बात, इस आंदोलन में हिंसा का कहीं नाम भी नहीं लिया गया, इस आंदोलन में हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो इन सभी बातों से इन दोनों के बीच टकराव हुआ। सुभाष चंद्र बोस भी तीखी आलोचना किए गांधी जी का कि बाबा आपने इस आंदोलन को जो बंद किया, आप इस आंदोलन को उस समय बंद कर रहे हैं जब देश की जनता का जो उमंग है वह राष्ट्र पर है, वह उच्च स्तर पर है। मोतीलाल नेहरू जी इनका तुलना करते हैं कि बाबा आपने इस आंदोलन को जो बंद किया, गांधी जी आपने इस आंदोलन को जो बंद किया क्यों, कन्याकुमारी के किसी गोद में बैठे हुए गांव में एक घटना को आप हिमालय की गांव को क्यों इसका कष्ट दे रहे हैं। मतलब क्या, घटना हुआ कहाँ, चौरी चौरा कांड में मात्र 22 व्यक्ति मरा है, उसकी सजा आप पूरे देशवासी को क्यों दे रहे हैं, आप क्यों इस आंदोलन को बंद कर रहे हैं। तब जाकर गांधी जी को ऐसा महसूस भी हुआ होगा, और गांधी जी बोलते हैं कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, हिमालयन जैसी भूल यह मेरी थी जो मैंने इस आंदोलन को बंद किया, स्थगित किया। लेकिन यह सब बात कब हुआ, गांधी जी के जेल में जाने के बाद। क्योंकि जैसे ही 12 फरवरी 1922 को आंदोलन बंद हुआ, घोषणा किए, और उसके 10-20 दिन बाद 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को अरेस्ट करके जेल में रख लिया जाता है, और 6 वर्षों के लिए उन्हें सजा दी जाती है। ब्रूम्सफील्ड नामक जो जज होते हैं वह उन्हें सजा सुनाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग असहयोग आंदोलन को समझने का प्रयास करते हैं किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को असहयोग आंदोलन समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न मिलेगा आपको, आप अच्छे से सॉल्व करके आइएगा। धन्यवाद।